हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी जो है पढ़ाई की रफ्तार अब तेजी पकड़ गई होगी, क्योंकि आईपीएस पीओ 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन को अब 2 हफ्ते बचे हैं। ठीक है। तो गाइज आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जब मैंने आईपीएस पीओ एग्जाम दिया था तो आपको जैसे पता ही है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया विद सेल्फ स्टडी। तो आज आपको बताने वाला हूं कि मैंने आईपीएस पीओ मेंस में जो है 100 मार्क्स स्कोर किया। ठीक है। तो उस समय जो जनरल का कट ऑफ गया था आईपीएस पीओ में 72 के राउंड गया था, तो मेरा कट ऑफ के 28 मार्क्स अबव था। ठीक है। तो मतलब मैंने कैसे 100 मार्क्स स्कोर किया आईपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत टफ होता था। ठीक है। तो उस समय जो आईपीएस पीओ मेंस का पेपर आया था वो भी टफ आया था। ठीक है। तो मैंने कैसे आखिर 100 मार्क्स स्कोर किया इतने टफ पेपर में, तो उसको मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी आईपीएस पीओ मेंस की। ठीक है। तो गाइज जैसा आपको पता ही होगा, जब आईपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया था तो उस समय मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। ठीक है। तो मैंने एक्चुअली सीरियस पढ़ाई नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्टार्ट करी थी। लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने प्रीलिम एग्जामिनेशन की, मैंने आपको स्टोरी शेयर करी। हल्द्वानी गया था। ठीक है। जिसमें मैं मतलब फिजिकली एग्जॉस्टेड था, लेकिन मेंटल टफनेस मैंने दिखाई प्रीलिम एग्जामिनेशन में, और मैंने 75 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। लेकिन उसके बाद आ गया मेंस। अब मेंस का पढ़ाई करना था, तो मेरा मेंस का जो जनरली अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के बीच में 1 महीने का गैप होता है। ठीक है। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो मेरी जो पढ़ाई की स्ट्रेटजी थी फ्रॉम द स्टार्ट, जैसे मैंने आईपीएस पीओ के नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई स्टार्ट करनी शुरू करी, तो मैंने मेंस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट से ही प्रैक्टिस करे। तो बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन का भी पढ़ते हैं और मेंस एग्जामिनेशन का प्रीलिम एग्जामिनेशन के बाद पढ़ेंगे। तो गाइज देखो, प्रीलिम एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीने का गैप रहेगा। जैसे अभी आपको 3rd वीक ऑफ अगस्त में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका आईपीएस पीओ का मेंस एग्जामिनेशन है। तो टाइम इतना ज्यादा नहीं रहता है। तो मेक श्योर जो मेरा स्ट्रेटजी था कि मतलब हाई लेवल न्यू पैटर्न मेंस के जो क्वेश्चन है, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, स्टार्ट से ही मैं सॉल्व कर रहा था। इसके अलावा गाइज मैं डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस कर रहा था। तो उस समय आईपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का ऐसे और लेटर का क्वेश्चन पूछा जाता था। आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, आपको ऐसे और कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो फिर भी अभी भी 25 मार्क्स का ये। तो गाइज मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, देखो, मतलब जब मैंने आईपीएस पीओ का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने मेंस लेवल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। ठीक है। तो जब मेरा प्रीलिम एग्जामिनेशन मतलब ओवर हो गया, तो उसके बाद मैंने रिजल्ट का वेट किए बिना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और मेरा मोमेंटम तो पहले से बना था, क्योंकि मैं हाई लेवल क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर रहा था। अब आता है कि क्या स्ट्रेटजी थी मेरी, भाई आईपीएस पीओ मेंस को लेकर मेरी क्या स्ट्रेटजी थी। ठीक है। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करी, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग की हेल्प नहीं ली। ठीक है। किसी भी मतलब फ्री रिसोर्सेस यूज करके बेसिकली मैं सक्सेस हुआ। तो अब जो है मतलब मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, तो गाइज मेरी स्ट्रेटजी थी कि जो इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, जीए है, डिस्क्रिप्टिव है, इसको मैं जो मतलब जिस तरह के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं प्रैक्टिस करूं। जैसे आपका जो क्वांट की बात की जाए तो इसमें अरिथमेटिक बेस्ड टीआई पूछे जाते हैं, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन अरिथमेटिक के टॉपिक्स पे, तो मैंने वो प्रैक्टिस करा। इसके अलावा जो आपको कैसलेट है, हाई लेवल कैसलेट के क्वेश्चन जो आपका मतलब वो भी अरिथमेटिक टॉपिक पे पूछा जाता है, तो मैंने उसको प्रैक्टिस करा। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो हाई लेवल के थे वो मैंने प्रैक्टिस करी। और रीजनिंग में मेरा मतलब थोड़ा सा मैंने मतलब अपना थिंकिंग लगाया कि देखो, रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं, मेंस की बात करूं तो 40% के आसपास होते हैं। प्रीलिम्स में आजकल क्या है, आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स हो, एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स हो, पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन भरे रहते हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चन कम करते जा रहे हैं। लेकिन मेंस में आपको रीजनिंग में ऑप्शन होता है। तो मैंने थोड़ा स्ट्रेटजी का यूज किया। मुझे लगा देखो, पजल अरेंजमेंट तो आपको मेंस में कम ही चांस है कि बनेगा, मे बी अगर एक पजल का सेट भी बन गया तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पजल्स के अलावा जो क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग पे मैंने फोकस करा। मुझे लगा क्रिटिकल रीजनिंग इजी टू स्कोर है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी कि क्रिटिकल रीजनिंग को मैं स्ट्रॉन्ग कर लूं। उसमें बेसिकली स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉज इफेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग जो होता है वो रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है इंग्लिश का, उसमें आपको पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, जितने वैरायटी के पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत हाई वेटेज है भाई, और क्वेश्चन जो होता था इजी होता था। ठीक है। तो सोचो मेंस का एग्जाम जिस जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, ठीक है, तो उसमें जो है आपको टॉपिक पकड़ के चलना पड़ेगा कि इस टॉपिक में मुझे मतलब पढ़ के जाना है, रेडी रहना है।
क्योंकि पजल अरेंजमेंट के अलावा जो जो टॉपिक थे, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, चाहे वो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, मिक्स वाला कोडिंग डिकोडिंग था, इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, इसके अलावा जो है आपको जैसे मिसक्लेनियस के और भी क्वेश्चन थे, वर्ड फॉर्मेशन, नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो भी मिसक्लेनियस के क्वेश्चन थे, चाहे वो सैलोगिज्म के स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, इस तरह के क्वेश्चन जो मेंस में आए थे अदर देन पजल अरेंजमेंट, मैंने कोशिश करी कि उसको सारे मैं सॉल्व कर लूं, ठीक है। इसके अलावा मुझे याद है, आई थिंक पजल अरेंजमेंट में थोड़ा फंसा भी था, लेकिन मैंने थोड़ा मतलब कोशिश किया कि मतलब उसमें उलझू नहीं, उसको मैं स्किप करके फिर दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किया। और गाइस पजल अरेंजमेंट में जो होते हैं, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे वेट वाला क्वेश्चन होता है या सीक्वेंस एंड ऑर्डर वाला होता है, उसके 3 क्वेश्चन होते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सारे पजल अरेंजमेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन बनने वाले भी होते हैं। तो मेरा फोकस था कि उन क्वेश्चंस को मैं कर लूं। तो रीजनिंग में मेरा ये हो गया। और मैथ जो था आईपीएस पीओ मेंस का, उस समय बहुत टफ आया था, ठीक है। तो बच्चे जब एग्जाम हॉल दे के निकले तो वो मतलब बहुत परेशान थे, मतलब उनकी आंखों से लिटरली आंसू आ गए कि भाई ये जो बैंक एग्जाम के जो मैथ इतना टफ दे रहा है, ये तो कैट लेवल कर दिया है। लेकिन मैं खुश था, क्योंकि देखो मैंने जो डीआई सॉल्व किया था, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, डाटा सफिशिएंसी के हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करे। तो मतलब जैसे ही आप मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको पता चल जाता है कि भाई आंसर जब करेक्ट आ जाता था कि सही ही है। तो मतलब जब आप इतने हार्ड लेवल मतलब एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन अच्छे खासे सॉल्व कर लेते हो, तो एग्जाम देने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ जो था, मेंस का मैथ मैंने पहले से प्रिपरेशन करी, तो उसका फल मुझे मिला जब मेंस एग्जाम में मैंने हाई लेवल मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें बच्चों के पसीने छूट गए थे। उस मेंस के एग्जाम में मैंने मैथ में अच्छा स्कोर किया, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो मेन मेरा स्ट्रेटजी था वो जीए को लेके, जनरल अवेयरनेस। बच्चे इसको क्या करते हैं भाई, इग्नोर करते हैं। लेकिन मैंने जीए की पढ़ाई फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दी थी, मतलब मैं पीडीएफ से पढ़ता था, और ज्यादा मैं क्विजेज, एमसीक्यू, वन लाइनर ज्यादा करता था, क्योंकि उससे आपको याद रहता है। तो मुझे जहां से भी क्विजेज मिलते थे, जहां वेबसाइट से, तो उसको मैं ज्यादा करता था, ठीक है। तो गाइज मुझे याद है, जब मेरा जो सेंटर था मेंस का वो रुड़की पर आता, ठीक है। तो मैं आपको हल्द्वानी से काठगोदाम बोलते हैं, तो मैंने वहां से ट्रेन पकड़ी। तो जब मैं ट्रेन स्टेशन पे था तो मुझे याद है मैं जीए पढ़ रहा था। आई डो नॉट नो, आई थिंक मेरे पास कुछ कोई नोट्स वोट्स था या कुछ था, मैं मुझे याद है स्टेशन पे मैं जीए कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था जीए ऐसी चीज है जो एग्जाम के एक दिन पहले भी आप पढ़ सकते हो, और मेंस एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे था। तो रात का समय था, मैं स्टेशन पे था, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। तो मतलब जनरल अवेयरनेस मैंने स्टार्ट से ही करी, वन लाइनर क्विजेज ज्यादा किया, और वेटेज जो जनरली क्या होता है ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आपका टफ आता है हाई लेवल, लेकिन जीए तो भाई मेमोराइज करनी है। जीए में क्या इतना पूछेगा, ऑब्वियसली हमको 4-5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, तो उसमें क्या चेंज होगा, तो उसको तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसमें तो आपको कोई बहाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गाइस डिस्क्रिप्टिव था, मैंने थोड़ा उस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस किया। ए से लेटर उस समय पूछता था, तो मैं कोशिश करता था जैसे कोई भी टॉपिक हो उसको, मतलब मैं सोचता था उसके बारे में, फिर उसको इंग्लिश में लिखता था खुद से ही। तो गाइस देखो, ऐसे लेटर लिखने का क्या होता है, जैसे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। मान लो कोई नया टॉपिक आ गया, तो उसको आप कैसे लिखोगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ने की हैबिट डालो, जितना आप पढ़ोगे उतना आपके माइंड में इंग्लिश में सेंटेंस को कन्वर्जन करके उसको लिख पाओगे, ठीक है। जैसे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गया टॉपिक, पे आपको लिखना है ऐसे, तो उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या लिखना है। तो जैसे आप लिख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है, मतलब हम लोग ज्यादा मतलब चीजें को कम टाइम में कर पाएंगे। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी फास्ट एंड वी कैन डू वर्क एफिशिएंटली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। लेकिन इसका जो कुछ निगेटिव साइड इफेक्ट है वो भी लिख सकते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट गुड फॉर द पीपल, यू नो, सिंस इट विल यू नो जॉब कट हो सकता है, तो ऐसा लिख सकते हो। तो मतलब सोचना पड़ता है, कोई भी टॉपिक के बारे में माइंड में सोचो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। ग्रामर और वोकाबलरी का ध्यान रखना है हमारे, आपको एसे या लेटर जो भी लिखना है, अब तो कंप्रिहेंशन आता है आपका। इसके अलावा गाइज इंग्लिश में जो था, इंग्लिश उस समय थोड़ा अच्छा वेटेज होता था, तो इंग्लिश में बच्चे समझते हैं मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कंप्रीहेंशन बेस होते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन बेसिकली आप लोग को लगता है वो पैराग्राफ वाला, लेकिन जो भी होता है सेंटेंस का एरर डिटेक्शन हो या क्लोज टेस्ट हो या पैराग्राफ वाला पारा जंबल हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, वर्ड मिसस्पेल्ड हो, मैच द कॉलम हो, ये सारे क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, ठीक है। अगर आपकी कंप्रीहेंशन स्किल अच्छी रहेगी तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो उसी समय से मैं अपनी रीडिंग हैबिट को अच्छा कर रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ता था और उसको समझने की कोशिश करता था अपने माइंड में। कंप्रीहेंशन मतलब क्या होता है, यू कंप्रीहेंड द सेंटेंसेस, अपने माइंड में आप समझते हो, फिर इन्फेरेंस करते हो, क्योंकि जो मेंस के आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं इन्फेरेंस बेस होते हैं और रीडिंग कंप्रीहेंशन के ज्यादा होते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा रीडिंग हैबिट अपनी इंप्रूव करो।
बहुत बच्चे सोचते हैं इंग्लिश में कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो रीडिंग हैबिट अच्छी करते हो, कंप्रीहेंशन स्किल, ग्रामर अच्छी करते हो, तो सारे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। ये सारा कनेक्टेड है। तो मैंने इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करा था, मैथ में भी अच्छा स्कोर किया, रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट के एक सेट बनाए, लेकिन जो अदर्स क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग और भी जो मिसलेनियस के क्वेश्चन थे वो करा। इसके बाद जीए में भी मैंने अच्छे अटेम्प्ट करे, क्योंकि मैं जीए स्टार्ट से पढ़ रहा था, डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा किया। तो जब मैं मेंस का एग्जाम दे के आया था तो मैं 100% कॉन्फिडेंस था कि मैं आईपीएस पीओ का क्लियर कर लूंगा। और जब गाइस फाइनल, जब इसका रिजल्ट आया था, एक्चुअली मेंस का रिजल्ट आपको इंटरव्यू के पहले आता है, ठीक है, तो उसमें जो जनरल का कटअप था 72 मार्क्स था और मेरे मार्क्स 100 के आसपास ही, ठीक है, यानी 28 मार्क्स अबव द कटअप था मैं मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो गाइज मुझे तो पहले ही पता चल गया, इंटरव्यू अगर मैं एवरेज भी करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू लखनऊ में पड़ा था और इंटरव्यू में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू भी बहुत खतरनाक हुआ था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया और इंटरव्यू में मेरे 100 में 73 मार्क्स थे आईपीएस के इंटरव्यू में, ठीक है, लखनऊ में इंटरव्यू हुआ था। तो मेरे जो मतलब मैंने इजीली क्लियर कर लिया आईपीएस पीओ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ, ठीक है। तो फाइनल कटअप जो था आईपीएस पीओ का वो 100 में से होता है। मेरा जो था 43-44 कटअप गया था और मेरे मार्क्स 50 थे, ठीक है, मतलब मैं 6 मार्क्स अबव द कटअप था, जो कि मतलब बहुत बड़ा गैप है। और मुझे जो अपना पहला चॉइस था बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उस समय वैकेंसी नहीं दी थी, उसके बाद जो मेरा चॉइस बैंक ऑफ इंडिया था वो मुझे मिल गया था, ठीक है। तो गाइज मेंस की मेरी स्ट्रेटजी बेसिकली यही थी कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन फ्रॉम द स्टार्ट करी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैंने स्टार्ट में प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे फोकस करा, मैंने हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन मुझे जहां से भी मिला वहां से मैंने सॉल्व किए, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्री का एग्जाम ओवर हो गया तो बहुत बच्चे कटअप कटअप खेलते हैं, एनालिसिस करने में बिजी रहते हैं। मैं क्या करा, मैंने मेंस के क्वेश्चन को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, जीए स्टार्ट से मैंने किया, ठीक है, वन लाइनर क्विज़ेस ज्यादा किया, एमसीक्यू ज्यादा किया। तो गाइज ये था मेरा जो सक्सेस का रास्ता आईपीएस पीओ मेंस में। मैंने 100 मार्क्स ऐसे स्कोर करा, ठीक है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, वो भी विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, कुछ भी मैंने हेल्प नहीं लिया। तो गाइज ये स्ट्रेटजी मैं चाहता हूँ आप भी यूज करो। बहुत बच्चे अभी जो है फिल्म्स के फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेक श्योर हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ो नहीं। आप जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है, बेसिकली आप एक या दो मॉक हर दिन लगाओगे प्री का, तो ये आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाई लेवल मेंस के क्वेश्चन तो आपको हमेशा सॉल्व करना है, एसबीआई पीओ मेंस का हो, आईपीएस पीओ मेंस का है, इसके क्वेश्चन आपको हमेशा सॉल्व करना है। इसके अलावा जीए पे ज्यादा फोकस करना है, जीए को कम से कम हर दिन 1 से 1.5 घंटे देना ही देना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पे भी बिल्कुल फोकस करो। देखो, मैथ रीजनिंग आपका टफ आ सकता है, लेकिन जीए डिस्क्रिप्टिव जो ऐसा चीज है जिसमें आप अच्छा कर ही लोगे। जीए डिस्क्रिप्टिव इतना टफ तो नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो मेक श्योर थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करो। मैंने स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करा। देखो, पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत बच्चे ठान के जाते हैं कि मैं बना के आऊंगा, मेंस में नहीं बनते भाई, 3-4 वेरिएबल वाले रहते हैं। अगर आप एक दो जो छोटे छोटे 3 वाले क्वेश्चन वाले पजल होते हैं, ऑर्डर एंड सीक्वेंसिंग वेट वाला, वो बना सकते हो, लेकिन और जो पजल पे अगर आप मेंस में अटेम्प्ट करोगे तो फंस जाओगे। लेकिन पजल के क्वेश्चन, अरेंजमेंट के क्वेश्चन मेंस में आपको 40% के आसपास रहेगा, तो बचा हुआ 60% जो है क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज या जो भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है उसके क्वेश्चन कर लो। तो इसमें थोड़ा आपको स्मार्टनेस दिखाना होगा। देखो, मेंस का कटअप क्या होता है, कम जाता है, आपको ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन मीन्स में सेलेक्टिव होना इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो मेरे सक्सेस का राज ये भी था कि मैं श्योर था कि मुझे किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे पहले ही मैंने सोच के गया था कि मुझे इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये जो होता है सेलेक्टिव स्ट्रेटजी मेंस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है, लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू हाई लेवल होते हैं, इसीलिए बीइंग सेलेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट while attempting your मेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो एसबीआई पीओ मेंस हो या आईपीएस पीओ मेंस हो, ठीक है। तो गाइज होपफुली मेरी ये जो स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई, जिससे मैंने आईपीएस पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, ये आपको भी हेल्प करेगी। इस स्ट्रेटजी को आप भी यूज कर सकते हो, या जो आप अपनी स्ट्रेटजी में इसको मिक्स करके अपनी नई स्ट्रेटजी बना सकते हो कि मुझे मेंस को इस तरीके से देना है। तो अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपको आईपीएस पीओ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इस स्ट्रेटजी को आप एसबीआई पीओ मेंस में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस तो बेसिकली आप सेम ही लेवल हो गया, ठीक है। तो गाइज होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी। अगर आपकी पढ़ाई की रफ्तार अभी स्लो है तो मेक श्योर पढ़ाई की रफ्तार को बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ाओ, क्योंकि 2 हफ्ते बचे हैं। और हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के बिल्कुल सॉल्व करो, जीए हर दिन पढ़ो और डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एसबीआई पीओ का जो है अपडेटेड पैटर्न उसको भी करो, आईपीएस पीओ का जो डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करो, ठीक है।
चलो गाइज, और मैथ की जो है मेंस की वीडियो, प्रीलिम्स की वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेगी, तो मेक श्योर उसको प्रैक्टिस करो, अप्रोच सीखो। मैंने मेंस मैथ में अच्छा किया, इसका जो मेन रीजन था अप्रोच, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका होता है बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। तो मैं आपको भी बताता हूँ मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच। तो मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आ रही है उसको प्रैक्टिस करो, समझो उसको, तो आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तब क्वेश्चन आपको फटाफट बनेंगे, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली अब जो है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी होगा तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।